ज़राअत में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। सिंध का ज़िला नौशहरो, उसका शहर मोरो, पिछले हफ़्ते वहाँ पर एक एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। वज़ीर दाखिला के घर पर चढ़ाई हो गई, पुलिस ने फायरिंग की, 2 लोग उसमें मारे गए। तब से लेके आज तक बहुत कशीदगी है, हड़तालें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार प्रोग्राम में शामिल हों, अपना मौक़िफ़ भी दें। इसके अलावा गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हमारे कुछ ख़ारजी मामलात के साथ। नज़र ये आ रहा है कि हालिया हफ़्तों में गवर्नमेंट ने एक डिटर्मिन्ड एफ़र्ट शुरू किया है कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उनको रीच आउट किया जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ एक डेलीगेशन लेकर पहले तुर्की गए, 2 दिन के बाद वो आज ईरान पहुँचे। वहाँ पर उनका पुरतपाक खैर मकदम हुआ। उन्होंने वहाँ पर बयान दिया कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत करता है। ये 2 रोज़ा विज़िट है। इसके बाद ये डेलीगेशन जाएगा अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी। लेकिन जो अहम ख़बर आई वो आई है हमारे मगरबी सरहद पर हमारे नेबर अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो एक अरसे से हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, ख़ास करके जब से वहाँ तालिबान की वापसी हुई है। हमने देखा कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। बारहा हमारे यहाँ से डेलीगेशंस वहाँ गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि हालिया हफ़्तों महीनों में कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चीन का हम जानते हैं कि उसमें एक रोल है उसको पुश करने में, और हमारे यहाँ से अब ये ख़बरें हैं कि अफ़गान तालिबान एक्शन ले रहे हैं उन तंजीमों और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। तो ये मामला क्या है, इसका रियल इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सिर्फ कोई स्पेकुलेशन नहीं है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ इस पर नज़र रखते हैं, हालिया दिनों में उन्होंने इस पर लिखा भी है, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, आपका जो पीस हमने पढ़ा, हम तीनों ने पढ़ा ट्रिब्यून में, उसमें आपने कहा कि अब ठोस इशारे हैं कि खामोशी से ये काम चल रहा है। डार साहब गए अफ़गानिस्तान, उससे पहले मोहम्मद सादिक गए, और अब गवर्नमेंट ये फ़ील कर रही है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ ठोस उसके इंडिकेटर्स बताएंगे, माइलस्टोन्स क्या हैं हालिया हफ्तों या महीनों में? देखिए, जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान का सिर्फ अफगानिस्तान के साथ एक ही इशू है, और वो है जो पाकिस्तान कहता है कि दहशतगर्दी के ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है। और इनिशियली पाकिस्तान का ख्याल था कि क्योंकि अफगान तालिबान के साथ हिस्टोरिकली हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, तो हमारा यही ख्याल था कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर करते करते ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान इशू इस कदर सीरियस हो गया कि पाकिस्तान को फिजाई जो एयर स्ट्राइक्स भी करना पड़े, बहुत से अदरवाइज ऐसे स्टेप्स लेना पड़े ताकि मजबूर किया जा सके अफगान तालिबान को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। पब्लिकली वो यही कहते रहे कि ये तो पाकिस्तान का दाखिली मामला है। लेकिन इसमें जो तब्दीली एक आई, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफगानिस्तान, उन्होंने मार्च के आखिर में एक विजिट किया। उनके साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और मिलिट्री के जो सीनियर एहलकार भी मौजूद थे। वहां पर इशू यही था कि क्या इसका हल निकाला जाए। तो पहली मर्तबा तमाम जो पाकिस्तानी डेलीगेशन में मेंबर्स शामिल थे, उनको ये लगा कि जो अफगान तालिबान ने उनको ब्रीफिंग दी है, जो स्टेप्स उनकी तरफ से लिए गए हैं, कि पहली मर्तबा उनको लगा कि शायद अफगान तालिबान इस मर्तबा संजीदा है कि वो टीटीपी वाले मामले को हल करें। और उस वक्त भी मुझे खैर पता था कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन मुझसे कहा गया कि अभी प्री मैच्योर है तो आप इसको डिस्क्लोज ना करें। लेकिन अब जो स्टेप्स जो मुझे बताया गया उस वक्त भी पता था, उसमें जो सबसे अहम स्टेप लिया गया है कि टू बिगिन विद, क्योंकि हमने देखा कि जो टीटीपी की तरफ से हमले किए गए पाकिस्तान में, खास करके खुदकुश हमले केपी के अंदर, उसमें एक नया ट्रेंड हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की उसमें शामिल हुआ करती थी। हमले टीटीपी करते थी, लेकिन जो फुट सोल्जर्स थे वो अफगान नेशनल्स थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा इतराज था कि चलें टीटीपी वाले मामले को, जो टीटीपी के पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको आप छोड़ भी दें, तो कम से कम आप अपने लोगों को तो कंट्रोल करें। तो उसके हवाले से मेरे पास जो मालूमात है, पाकिस्तान को तस्दीक भी की गई है कि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो अफगान नेशनल्स
जो टीटीपी में शामिल थे, वो लोग जो फैसिलिटेट करते थे, गो बिटवीन थे, इंकरेज करते थे अफगान बाशिंदों को कि वो टीटीपी में शामिल हों, सुसाइड बॉम्बर बने। फिर पहलगाम हमले के बाद एक सिग्निफिकेंटली जो आपने देखा होगा कि कम से कम 2-3 दिन के अंदर कोई 71 जो मुबैना तौर पर दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान ने मारा जब वो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। अगेन उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर अफगान बाशिंदों का था। पाकिस्तान ने वो एविडेंस शेयर की और वो जो फैसिलिटेशन की गई थी 71 लोगों को पाकिस्तान में धकेलने की, उनको भी अफगान तालिबान की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है। तो ये वो ठोस इकदाम जो लिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगता है कि शायद ये मामला अब हल हो सकता है, तो कि अभी भी वो कहते हैं कि शायद ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लग सकता है। जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कामरान कि ये तो आपने वाजे कर दिया कि टीटीपी के साथ जो अफ़गान शहरी शरीक हैं उन पे क्लैम्प डाउन कर रहे हैं काबुल इंतज़ामिया के लोग, लेकिन ये इस बारे में तो कोई आपको मालूमात नहीं है ना कि जो टीटीपी का जो पाकिस्तानी एलिमेंट है उसके साथ उनकी पॉलिसी बदल रही है अफ़गान तालिबान की या नहीं? इसलिए कि अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान रूहानी भाई हैं। बीच में ये भी खबरें थीं कि शायद उन्हें सरहदी सूबों से वस्ती अफ़गानिस्तान में कहीं शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो सरहद पार इस तरह की कार्रवाइयाँ ना कर सकें। लेकिन क्या अफ़गान तालिबान ने टीटीपी का जो पाकिस्तानी एलिमेंट है उसके बारे में भी कोई यकीन दहानी कराई या कोई कार्रवाई की? देखिए, उसमें पाकिस्तान का जो पहले मौकफ था, हमने भी थोड़ी लचक दिखाई है। शुरू में हम कहते थे कि आप टीटीपी के लोगों को जो उनकी क़यादत है या उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें। लेकिन ऑफ लेट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे वो आइडियोलॉजिकल कज़न है या रूहानी भाई हैं, और फिर वो एक पूरी मिसाल भी देते हैं कि क्योंकि जब अमरीकी यहाँ पर थे तो उनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ। फिर जब 9/11 के बाद इन्हीं लोगों ने हमें पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में पनाह दी है, तो हम इस वजह से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। फिर वो कहते हैं कि एक्शन लेंगे तो ये दाइश में भी शामिल हो जाएंगे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट अब बात है कि पाकिस्तान ने अब ये कहा है अफगान तालिबान से कि चलें, आप उनको गिरफ्तार ना करें, आप उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि टू बिगिन विद आप उनको रोकें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। तो इसके हवाले से जो मेरे पास मालूमात है बेस्ड ऑन जो पाकिस्तानी एहलकार बताते हैं कि रीलोकेशन कुछ लोगों की बिल्कुल हुई है। एक तो अफगान तालिबान का जो नेशनल है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पाकिस्तान का ख्याल है कि वो वीक होंगे टीटीपी। दूसरा, फिर एक और जो बेंचमार्क है, अगर आप देखें कि मार्च के बाद अगर आप नंबर्स देखें तो पाकिस्तान में केपी के अंदर कोई दहशतगर्दी का और खास करके कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ। तो ये जो पाकिस्तान अगर ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी ला रहा है और इसहाक डार साहब भी गए हैं, तो कुछ बेंचमार्क जरूर हैं कि इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान कहता है कि जब आप कम से कम जो बुनियादी यहाँ पर नुकता है जो आप बात कह रहे थे कि इस हद तक शायद तब्दीली जरूर आई है कि वो अब जो टीटीपी के लोग हैं उनके ऊपर दबाव जरूर डाल रहे हैं या वटेवर जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं कि वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती के लिए खतरा ना बने। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी एहलकार ये भी कहते हैं कि ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इवेंचुअली जब तक टीटीपी के लोगों को डिसार्म नहीं किया जाता या उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन गिवन जो करंट इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान चाहता है कि मामलात को ठंडा किया जाए, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा थोड़ा पुरसकून रहे, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर हम एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसको पाकिस्तान शायद इस मौके के ऊपर यही समझ रहा है कि चलें एक स्टेप उन्होंने लिया है तो इसी को गनीमत समझ लेते जी। अच्छा कामरान, जब आपने बात की ईस्टर्न बॉर्डर की, तो हमें ये भी पता है कि भारत और अफगान तालिबान के बीच में भी हाल में कुछ इंगेजमेंट हुई है, जिससे जाहिर है कि हमारे यहाँ काफ़ी अलार्म बेल्स साउंड हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, जो मौक़िफ़ है, वो तो वाज़े है, आपने भी इसको एक्सप्लेन किया है। हम एक और फ्रंट नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में कम से कम जो टीटीपी की तरफ से है वो उनको कंट्रोल किया जाए। काइनेटिक स्ट्राइक्स भी की हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टू चेंज देयर एटीट्यूड। ट्रेड को भी इस्तेमाल किया गया है, तिजारत को बंद भी किया गया है, अफगान जो यहाँ पर रहते हैं उनको रीसेटल भी किया गया, लेकिन कोई ख़ास वाज़ेह फ़र्क हमने नहीं देखा अफगान तालिबान के एटीट्यूड में। अब अगर ये जो चीज़ें आप मार्क कर रहे हैं और हम जानते हैं ये प्री मैच्योर हैं, ये अगर चलती रहे तो ये जो चेंज आया है, क्या हम इसका कुछ क्रेडिट चीन को दे सकते हैं? हाल में ही वो ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बीच,
तो क्या चीन का कुछ बात सुनी जा रही है, आपका ख्याल है काबुल में? आई थिंक इसमें दोनों चीजें जो आप बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने पहले जो एक हार्ड कोर पॉलिसी अपनाई, मसलन अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो, फिर जो अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने वाला मामला हो, फिर अदरवाइज जो आपने पोजीशन ली, तो उसने भी कहीं ना कहीं जो मेरी मालूमात है काम किया है। अफगान तालिबान पब्लिकली बेशक कहते रहे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक प्रॉक्सिमिटी है उनकी हमारे साथ, जो डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, और बावजूद इसके कि भारत के साथ मिलकर या ईरान चाबहार पोर्ट के जरिए वो मुतबादल ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन अगर आप किसी भी अफगान ताजर से बात करें, उनको पता है कि जो सबसे बेहतरीन और फिजिबल रास्ता है वो पाकिस्तान के रास्ते ही है। वो लॉजिस्टिकली चाबहार पोर्ट जो है इतनी फिजिबल नहीं है उनके लिए। तो वो जो पाकिस्तान की एक हार्डकोर पॉलिसी थी, जो टैक्टिक थी, उसने जरूर काम किया है। और जो मेरी मालूमात है कि पहले टीटीपी वाला जो मामला है और जो हाफिज गुल बहादुर है कहते हैं कि जो हकानी नेटवर्क है वो उसे देख रहे थे, फिर बाद में जो अभी तब्दीली आई है उसमें जो कंधार की लीडरशिप है वो भी इन्वॉल्व हुई है, उनकी तरफ से भी एश्योरेंसेस सामने आई हैं। और दूसरा जो फैक्टर आप बात कर रहे हैं चीन का भी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि चीन की जो पॉलिसी हमेशा से रही, जो मेरी चीन के जो हुकाम है, डिप्लोमेट्स, इस पर काफी मेरी उनसे बातचीत होती रही, तो वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान से मुकम्मल हमदर्दी रखते हैं, कि बिल्कुल ये टीटीपी वाला मामला एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि तालिबान के साथ बेहतर तरीका यह है कि आप इनको इंगेज करें, क्योंकि आप अगर अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ फंस जाएंगे तो अफगानिस्तान को तो जो नुकसान होना है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। और चीन की अपनी हिकमत अमली भी यही है। डोंट फॉरगेट कि चीन को जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो उसके लिए उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना टीटीपी हमारे लिए है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनका एक तरीकाकार है कि आप प्यार से इंगेज करके उनको इंसेंटिवाइज करके, मसलन जो ट्रायल एक्शन मीटिंग हुई उसमें जब उन्होंने बात की वैंग ई ने कि हम जो सी पैक है इसको अफगानिस्तान तक ले जाएंगे, फिर मोटरवे बनाने की बात हुई पेशावर से काबुल तक, तो वो अफगान तालिबान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इन दहशतगर्दों से जान छुड़ा लेंगे तो आपको फायदे ही फायदे हैं। तो ये एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है। चीन का भी फैक्टर है, पाकिस्तान की जो हार्डकोर पॉलिसी थी उसने भी काम किया, और शायद अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ रियलाइजेशन है कि चीजों को थोड़ा कूल डाउन करना है। अच्छा कामरान, ये आमिर राना, आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये जो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है 4 मुल्कों का, सेंट्रल एशिया बशमूल तुर्की और ईरान, उस पे तबसरा करते हुए कहा कि 10 मई का असर ये हुआ है कि शायद पाकिस्तान की जो इलाकाई पॉलिसी है उसमें लगभग 180 डिग्री का चेंज फील कर रहा हूँ मैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो इनका खलीजी ममालिक पे तकिया था वो रफ्ता रफ्ता हटा के ये जो सेंट्रल एशिया के ममालिक ने जो मदद की है या जो चाइना है उसके हवाले से वो अपनी खारजा पॉलिसी का टोकरा आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल जो विजिट कर रहे हैं वो किन ममालिक का विजिट नहीं कर रहे इस लेग में, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसमें बिल्कुल आपने ठीक इशारा किया, जो गल्फ कंट्रीज हैं, और जो मेरी अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि शायद पाकिस्तान जितनी तवक्को कर रहे थे, खैर इतनी तवक्को करनी नहीं चाहिए थी, खलीजी ममालिक से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। तो पाकिस्तान का तुर्की प्राइम मिनिस्टर का जाना, ईरान खास करके, फिर अजरबैजान, वो क्लियरली आई थिंक वो कहते हैं ना कि मुश्किल जब सूरत हाल होती है तो आपके असल दोस्त कौन है वो भी आपको पता चल जाता है। तो डेफिनेटली उससे एक फर्क आया, और इसका एक लिंक मेरे ख्याल में जो ओवरऑल पाकिस्तान को जो पहले बहुत से जो ममालिक हैं, खास करके अपने दोस्त ममालिक, वो ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। आई थिंक जो हमने ये इंडिया को जिस तरीके से रेजिस्ट किया है उससे थोड़ी सी हमारा जो ओवरऑल क्लाउड है रीजन के अंदर वो इन्हांस भी हुआ है, और उसका एक लिंक अफगानिस्तान से भी है कि अफगानिस्तान को भी बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि अफगानिस्तान भी हमें तालिबान बड़ा ग्रांटेड लेते थे कि यार इनके तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अक्सर हमें टॉन्ट भी करते थे, तो उनको भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। तो ये भी एक मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हक में चीज हो सकती है कि अफगान तालिबान को भी पैगाम गया है कि आप किस बात की मूली, अगर पाकिस्तान जो भारत को 11 टाइम्स बिगर इकोनॉमी, 10 टाइम्स बिगर उनका दिफाई बजट है, और अगर आप पाकिस्तान को हल्का ले रहे हैं तो फिर ये आपकी खामख्याली है। जी अच्छा, मतलब हल्का मत लें। एक आखिरी सवाल मुख्तसर सा, सॉरी,
ईरान, अजरबैजान, तुर्की, चलिए ये तो समझ में आ रही है, तजिकिस्तान भी जाना है। ये भी एक तरह से अफगान तालिबान को एक मैसेज ही भेजना है ना, क्योंकि तजिकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात भी तो कोई खास अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर इस रीजन में आफ्टर जब ये तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो जिन दो मुल्कों के साथ सबसे ज्यादा उनके ताल्लुकात खराब रहे या वो एक पाकिस्तान से तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ, क्योंकि हमने तो शुरू में सेलिब्रेशंस बनाई थी। ताजिकिस्तान तो बिल्कुल वो तो बहुत सख्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हैं। तो डेफिनेटली ये इसके जैसे मैंने कहा कि आई थिंक ये मल्टी प्रोंग्ड और इसके बहुत से पर्पसेस होते हैं। जब ये विजिट हो रहा है, एक तो शुक्रिया अदा करना इन ममालिक का कि जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और फिर हमें जो कहा जाता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको कैपिटलाइज करना। जहां जहां आपके इंटरेस्ट हैं, वो सेंट्रल एशिया में हो, वो साउथ एशिया में हो, तो उनको कैपिटलाइज करना है। और आई एम श्योर के ये जो इशू है वो भी प्रोमिनेंट होगा, खास करके ताजिकिस्तान का विजिट और फिर तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मतलब तेजी से कर रहे हैं और काफी समझदारी से काम हो रहा है जी। अब थोड़ा जैसे आमिर राना कह रहे हैं, कामरान कह रहे हैं, थोड़ा सा शौक नहीं फील कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा शौक नहीं, मुझे तो कामरान की गुफ्तगू सुन के मजा आया, बहुत मजा। चलें हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेचैनी है, इल्ज़ाम है कि पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। मोरो में पिछले हफ्ते क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। सिंध में बारहा हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की लंबी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है, एक बेचैनी नज़र आती है। कैनाल्स वाले जो प्रोटेस्ट हुए इस दफ़ा, उसमें भी हमने देखा कि बिल्कुल पानी का मसला भी था, लेकिन तर्ज़ हुक्मरानी पे भी बहुत शदीद बेचैनी थी। मामला हल हो गया, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम कैनाल्स नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पर शुकूक व शुबात रहे और प्रोटेस्ट चलते रहे। मोरो में नेशनल हाईवे पर पिछले हफ्ते मंगल के दिन कौम परस्त तंजीमों की तरफ से एहतजाज था। देखते ही देखते वो आपे से बाहर हो गया, पुरतशद्दुद हो गया और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने चढ़ाई कर डाली वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर पर। ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर जलाओ घेराव हुआ, उनके घर पर मुजाहिरीन घुसे, बाज़ नकाब पोश थे, वहाँ पर ठीक ठाक उसको नुकसान पहुँचा। उनकी जो कोठी है उसमें से आग के शोले बुलंद होते देखे गए। पुलिस को जब वहाँ पे बुलाया गया तो मुजाहिरीन ने उन पर भी चढ़ाई कर दी, उन पर लाठियाँ बरसाईं, उन पर हमला किया। रीइंफोर्समेंट कॉल की गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर आईं पुलिस की और उन्होंने कोशिश की कि मुजाहिरीन को पुश बैक करें। वहाँ पे लाठी भी चली, आंसू गैस भी चली, लेकिन देखते ही देखते ये मामलात आपे से बाहर हो गए। इस दौरान नज़र आया, जो सोशल मीडिया फुटेज सामने आई है उसमें नज़र आया कि ज़िया लंजार साहब यानी कि हुकूमती वज़ीर, उनके लोगों ने भी वो कहेंगे कि हमने डिफेंस में किया, जो भी किया, उन्होंने हथियार निकाले, उन्होंने फायरिंग की। और जो फुटेज सामने आई उसमें ये भी हमने देखा और सुना कि जो लोग मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ सामने आए सिविल कपड़ों में, वो पीपल्स पार्टी के हक़ में, उनके लीडर्स के हक़ में नारे लगा रहे थे। 20/2025 को GA सिंध मुत्तहदा महाज जस्मम, जिसका लीडर शफी बुरफत है, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, कि जितने भी अहम तंसीबात हैं उस पे हमलों में वो ना सिर्फ मुलविस रहे हैं। और मैं ये वन साइडेड स्टोरी बता रहा हूँ, काफी वाकयात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उस पार्टी की जानिब से पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको जदो कोप करके जिस तरह लाते हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ। ये बयान था वज़ीर इत्तलात का आज का, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन थे उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जिस दिन ये एहतजाज हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के लोग, वज़ीर साहब के लोगों ने कैसे रिएक्शन दिया। जरदारी लानत लानत लानत। मोरो में इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 नौजवान मारे गए, उनकी जानें गईं। उनमें से एक इरफान लगारी
जिनकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एहतजाज करने वालों में शामिल थे। वहाँ पे जो फायरिंग हुई, अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पुलिस की फायरिंग थी, मुजाहिरीन की थी, लेकिन इनकी जान उसमें चली गई। उसके बाद ज़ाहिर है कि होता यही है कि अगर इस तरह का वाक़या होता है तो वरसा लाशें ले जाते हैं, दफनाते हैं या एहतजाज करते हैं, लेकिन जब इनकी लाश जो है वो उनके गांव की तरफ ले जाई जा रही थी, गोठ लगारी बजरानी ज़िला सांगड़ में, तो एक जम्मे गफ़ीर था एक लोगों का जो एम्बुलेंस के साथ चला। वहाँ पर गम गुस्सा था कि पुलिस पर इल्ज़ाम था कि उसने ज़्यादती की है, लेकिन फिर हमने देखा कि चंद दिन के अंदर पुलिस ने उनकी लाश जो है वो ज़बरदस्ती उठा के ले गए और उसके बाद उसे दफना दिया। आज उनकी लाश जहाँ पे दफन है वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है और किसी और को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं। ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट है। जब इस तरह के वाक़े होते हैं तो इस पर सिंध के कई शहरों में एहतजाज हुआ है, बॉयकॉट हुआ है, गम गुस्सा है। थोड़ा सा इस मामले को समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी निसार खोखर, जिन्होंने पहले दिन से इस वाक़े को कवर किया है। निसार, ये जितना सोशल मीडिया कवरेज हमने दिखाई, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं दोनों साइड्स के, वो हमने बताए। आप बताएं कि इसको कैसे देखा जा रहा है। हमारा जो मीडिया है, सिंधी मीडिया खास करके, उसमें इसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है? जी देखें शाहज़ेब, ये जो वाक़या है मोरू का, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी उसकी मजम्मत की गई है और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। उसके साथ साथ सिंध असेंबली के 2 दिन का सेशन था जिसमें होम मिनिस्टर ज़ियाउल अंजार के घर को जो जलाया गया, उस वाक़े पर शदीद असेंबली मेंबर ने दोनों गुस्सा किया। बल्कि एक असेंबली मेंबर ने तो ये कहा कि ये सिर्फ एक ज़ियाउल अंजार का घर नहीं, असेंबली के 165 जो अरकान हैं उनके घर जलाए गए। तो इस वाक़े को जरा आप देखें कि कितना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, लेकिन मिसहैंडल भी हुआ है। पहले दिन से मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि सिंध ने देखा कि 12 दिन का बबरलू का धरना अगर पुरअमन हो सकता है तो 1 दिन का मोरो का धरना पुरअमन क्यों नहीं हो सकता। 12 दिन का वकला की रहनुमाई में जो धरना था बबरलू पे, वहां पर एक टायर तक नहीं जला और यहाँ पर टालर्स, ट्रक, सारे जो खाद की ट्रॉलर्स थे वो लूटे गए। तो ये मामला क्या है? इसलिए सिंध के जो मुख्तलिफ अदीब हैं, दानिश्वर हैं, वो मुतालबा करें कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हुकूमत एक बात कर रही है, मुजाहिरीन दूसरी बात करें और जो वर्षा हैं वो तीसरी बात करें। जैसे अभी मिनिस्टर शर्जील मेमन की आपने चलाई क्लिप, तो इसके जवाब में वहां के जनरल काउंसलर हैं गांव के नजीर लगारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि हम न तो किसी दहशतगर्द तंजीम से वास्ता है हमारा, न किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हम अरकान हैं, हम अपने गांव में रहते हैं और दरिया से मोहब्बत है क्योंकि दरिया के किनारे ही हमारा घर है और हमारे बच्चे तो भिटाई को जो बैत हैं वो याद करते हैं, वो पुरअमन है, तो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। इस तरह के मामला हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पहले दिन से देखा जाता है कि मोरो का जो प्रोटेस्ट था उसमें को ज्यादा लोग शरीक नहीं थे कि हजारों की तादाद में होंगे लोग कि जाके उन्होंने जला घेराव किया। चंद एक नौजवान थे मोटरसाइकिल पे सवार, मेरा जो अंदाजा है 50 के करीब ही मुश्किल से होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 50 के करीब रोजाना कराची प्रेस क्लब के सामने तो मुजाहरा होता है, उसको हैंडल किया जाता है। तो 50 के करीब नौजवान मुश्तल कैसे हो गए? उनमें मास्क जो पर्सन थे वो कहां से आ गए? अभी हुकूमत कह रही है कि जो ज़ियाउल अंजार होम मिनिस्टर के घर पे आग लगाई गई है वहां पे केमिकल यूज किया गया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूं कि ये लाश जो गुस्सा है वो नहीं ले रहे थे पुलिस से, क्योंकि पुलिस को अभी तक पुलिस ने जवाब नहीं दिया कि हैदराबाद अस्पताल में जब लाश गुस्सा के हवाले नहीं की गई उस पर पुलिस ने कब्जा क्यों किया। कब्जे में ली हुई लाश जब नुशर फिरोज के करीब मोरो पहुंची तो मोरो में 3 अजला की पुलिस जो है वो इकट्ठे होकर वो लाश जो है वो अपने पास ले गई और एक रात पुलिस तहवील में लाश को रखने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से आर्डर जो है वो उसकी अदालत से आर्डर किया गया कि इसको किसी एनजीओ के हवाले करके, अगर गुस्सा नहीं लेते
लाश तो आप तदफीन कर सकते हैं। तो ईदी के हवाले से वहां पे तदफीन की गई। अभी जो एसटीपी के सदर हैं डॉक्टर कादिर मुर्सी, उन्होंने भी ऐलान किया कि 28 मई को वो जाएंगे गांव और हजारों की तादाद में अपने कारकुनान के साथ जाएंगे और उसकी लाश जो है कब्र से निकाल के अपने आबाई जो कब्रिस्तान है वहां पे तदफीन करेंगे। लेकिन वर्षा का कहना है कि ये जरा जल्दी में होगा, अभी हम कोर्ट के जरिए ये मामला सुलझाने चाहते हैं और हल कराना चाहते हैं। तो ये मामला जरा एस्केलेट हो गया है और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को ये करना पड़ा कि उन्होंने अपनी फेवर में मुजाहरे करवाए। आप देखते हैं मुसल्लह अफराद ने भी मुजाहरे किए, पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जरदारी उसके हक में नारे लगाए गए। ठीक है निसार, बिल्कुल ठीक है। क्या हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद ज़िया लंजार साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं ज़िला नौशहरा में मोरो का मुकाम, जहां पिछले हफ्ते पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, वज़ीर दाखिला का घर जलाया गया, उस पर धावा बोला गया, उसके बाद 2 वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे फायरिंग में वो हलाक हो गए। अभी भी कशीदगी बरकरार है। मोरो से अभी भी आज भी ये खबरें हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू का समा है, टेलीफोन सेल फ़ोन काम नहीं कर रहा। तो इस वक्त वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हटके में लंजार साहब ज़रा ये बताइएगा, अभी बात ये हो रही थी कि ये मुजाहरे इतने अरसे से चल रहे हैं, पुरअमन रहे हैं, उस दिन वहाँ पर जो कुछ हुआ पुलिस पर उंगली उठ रही है कि उन्होंने गैर ज़रूरी एक्सेसिव फोर्स उन्होंने यूज़ की और 2 लोगों की जानें चली गईं। आप क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ उस दिन वहाँ पे? ये एक्चुअली देखें, अगर एक्चुअली इसको तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ मेरे घर के साथ और वहाँ पर दावा बोला पब्लिक ने या जो भी थे मिसक्रिएंट्स थे, उसके उनके जो हैं अपना इंस्टिगेटर्स जो थे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे, मेरे पास आज शर्जील साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो विजुअल्स प्रॉपर ना दिखा सके। एक्चुअली शुरू में ही वहाँ पर प्री प्लान पुलिस को मारा है इन्होंने, जो भी वहाँ पर थे, ये कॉम्प्रस थे या वहाँ पर काफी तो ऐसे थे जिन्होंने मफल्ड किए हुए थे फेसेस। किसी के पास बैग पैक्स थे जिसमें काफी चीजें मवाद था जो कि लिक्विड्स थे उनके पास थे। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमारा एक डीएसपी जख्मी हुआ, उसको तो फिजिकली डंडे मार रहे थे डीएसपी को, पुलिस को डंडे मारे। थोड़ा सा एक क्राउड था, उसके बाद वो क्राउड बढ़ा है प्री प्लान, और उसके बाद वहां पर ऑल ऑफ सडन फायरिंग हुई है। और इस कफल में अब ये कहना कि पुलिस वहां पर उन्होंने मिसहैंडल किया है, एक मॉब जो है, बहुत छोटे से मॉब के लिए वो पुलिस वहां थी, वो लड़ना नहीं चाहते थे। अगर आप देखेंगे मैं अब उसमें विजुअल्स अगर आप लोग कहेंगे, हमने देखे सोशल मीडिया पे वो फुटेज है जिसमें आपके घर पे जो कुछ हुआ वो भी नजर आ रहा है, ट्रेलर जलाए गए हैं, वो हमारे पास हमने दिखाया है अभी अपनी स्क्रीन पे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ये पुरअमन एहतजाज, छोटा सा एहतजाज था, वर्षा का ये कहना है कि हमारे लड़कों का कोई ताल्लुक नहीं किसी कलदम तंजीम से, कॉम्परस जमात से, और इन्हें कोल्ड ब्लड में मारा गया है। और वहाँ पे अगर कोई शरारती लोग इस हुजूम में शामिल हो गए, उनका ये कहना है कि ये खामखा इसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया है। इसकी आप जुडिशल इंक्वायरी करेंगे? वहाँ से ये मुतालबा आ रहा है। इसमें जुडिशल इंक्वायरी करने में मुझे कोई मज़ाइका नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि रियल फैक्ट्स पब्लिक के पास आए कि ये हुआ क्या है। और जिस तरह से एक जो जस्मम जिसको बैंड तंजीम है, उसको एक ऑर्गेनाइजर चला रहा है बाहर से, उसने आज मैंने उसकी इंटरव्यू सुना है जो उन्होंने कल या परसों शाम को, डे बिफोर यस्टरडे, एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने माना है कि ये जो शहीद हुए हैं ये हमारे वर्कर हैं और हम बदला लेंगे। और उन्होंने फिजिकली मुझे धमकियां दी हैं बुरफत साहब ने
जो कि अगर बाहर बैठकर किसके इशारे पर चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन देखें इसमें ऐसे नहीं, कभी भी किसी पॉलिटिशियन का ऐसे घर नहीं जला है। और मैं पहले पॉलिटिशियन हूँ, उससे पहले मैं शहरी हूँ, वहाँ का पुरअमन शहरी हूँ। मैंने कभी भी इस किस्म की ऐसी तबीयत नहीं रही है कि हमारे घरों को जलाया जाए, पॉलिटिशियंस के घरों को जलाया जाए, मिनिस्टर्स के घरों को जलाया जाए, फिर तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर वायलेंट और उसको पुरअमन करके पेश करना है वेरी। अच्छा ज़िया साहब, इस पूरे वाक़े का एक एस्पेक्ट जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वो ये कि ये जो नौजवान था इरफान लगारी, जो इसमें फायरिंग में जिसकी डेथ हुई है, उसकी लाश जो है वो क्यों पुलिस हॉस्पिटल से ले गई, उसको दफना दिया, और फिर अब वहाँ पे एक पुलिस चौकी कायम है, वहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं है, ये क्या मामला है? ये तो हमने कभी नहीं सुना इस तरह से। अच्छा, ये भी मिसकोट हो रहा है, ये चीज भी मिसकोट हो रही है। हुआ ये कि पहले दिन एक डेथ हुई, उसको उन्होंने रोड पर रखकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। काफी टाइम तक वो नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा। मैंने खुद जाकर वहाँ नौशेरो पहुंचा, मैं मोरो में उनके लवाहिकीन से बात की मैंने कि भाई आप ऐसे ना करें, ये ठीक नहीं है, आपने जो आपकी डिमांड होगी वो मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मेरे वो गांव के लोग हैं, मेरे शहरी हैं, वो यकीनन किसी के इशारे पर गरीब लोग फंस जाते हैं, लेकिन उसके जो हैंडलर होते हैं वो निकल जाते हैं आराम से और इन गरीब लोगों को फंसा देते हैं। उसके बाद जो ये सेकंड हुआ है और वो उन्होंने मेरी बात मानी, वो उस लाश को ले गए, पुरअमन तरीके से उन्होंने दफना दिया उनके लवाहिकीन ने। उसके बाद जो ये दूसरा बच्चा जो वहाँ पर डेथ हुआ है, हैदराबाद में डेथ हुई है उसकी, वहाँ पर भी काफी लोगों ने वहाँ पर हॉस्पिटल में हल्ला बोला है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने एम्बुलेंस में लेकर उन गांव पहुंचे हैं, गांव जो बचा बंद है उसके ऊपर ही उन्होंने गाड़ी खड़ी की है। और इनको बारहा काफी हमारी जो कौमपरस्त तंजीमें जो यहाँ पर सिंध में हैं, उन्होंने उनके पास वो गए हैं, जिसमें डॉक्टर नियाज कलानी से आप ले सकते हैं व्यू, और रियाज चांडियो गए हैं वहाँ पर। उन्होंने उनको कहा कि भाई आप लाश की बेहुरमती न करें, लाश आप लें। और सब लोग वहाँ जा रहे हैं, लोग वहाँ पर जाकर उनको खाना तकसीम कर रहे हैं उस गांव वालों को। गांव वो तकरीबन 20-25 घरों पर वो गांव है जहाँ पर बाहर से लोग आकर उन गांव वालों पर कब्जा करके बैठ गए। ऐसी है ही नहीं बात, और जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती है? और वहां पर हुआ यह है कि उसके बाद फिर इंतजामिया अगर 2 दिन तक एक लाश बंद पर पड़ा हुआ है और फिर एक किसी वकील साहब ने 491 की एप्लीकेशन डाली है और 491 की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने कागनिजेंस ले लिया है, उन्होंने छापा मारा है वहां पे। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, पुलिस ने उनको ऑफर किया, जिला इंतजामिया ने मजिस्ट्रेट को ऑफर की कि भाई आप मेहरबानी करें चलें, ये लाश मालकों को देते हैं, हम आपके साथ पुलिस चलती है, आपका आप आगे हों। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप इनके साथ नेगोशिएशन करें। अच्छा सॉरी, वो ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन उनको दफना दिया गया। अब वहां पे पुलिस का पहरा क्यों है? पुलिस सिर्फ वहां पर इसलिए है कि अब इनका अल्टीरियर मोटिव जो हम समझ रहे हैं अभी तक वो ये है कि हमने उसके बाद भी हमने लोग भेजे हैं इनके पास कि भाई आप कोई भी हमसे हेल्प इंतजामिया से लेना चाहते हैं वो आप लें, किसी जिम्मेदार आदमी को बीच में डालें आप लोग। वहां पर इतना तो वहां पर क्यास क्रिएट किया गया है कि पुलिस कोई खुदा ना खास्ता कोई उन पर कोई हमला करने वाली है, उनको अरेस्ट करने वाली है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अभी जो एप्रीहेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ये काफी आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर भी कि काफी हमारे जो लीडर साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि हम लाश को ही निकाल कर और इसको दोबारा एग्ज्यूम करेंगे। और इनका मेरे हिसाब से ये है कि वहां पर हमने सिर्फ उसको इंतजामी तौर पर पुलिस को रखा हुआ है कि ये एग्ज्यूमेशन अब जो भी हो वो भी कोर्ट का आर्डर हो। कोर्ट अगर एग्ज्यूम मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एग्ज्यूमेशन का आर्डर करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको एग्ज्यूम करके
जहां पर भी लवाहिकीन चाहेंगे वहां उसको वायरल हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये ठीक हो गया नहीं है कि ज़िया साहब, बस लाश मेरा आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें कौम परस्त तंजीमें, कलअदम तंजीमें इन्वॉल्व हैं, दूसरी तरफ जो वहाँ पे FIRs हुई हैं उसमें आपने अपने सियासी मुखालफिन को नॉमिनेट कर दिया, जतोई फैमिली के, मसरूर जतोई, गुलाम मुर्तज़ा जतोई। अब ये क्या पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के तौर पे इसको देखा जा रहा है? फिर देखें, इसको पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग नहीं है। उन्होंने बारहा हमारे सोशल मीडिया पर ये धमकियां दे रहे थे कि हम कोई ना कोई मेरे लिए खास करके कि उसके साथ कोई कार्रवाई करेंगे, उनके एसोसिएट्स कर रहे थे और ये इन्होंने स्कोर सेटल किया है। और ये विदाउट कनाइवेंस एक 500 लोगों का, 400 लोगों का मॉब था ही नहीं। वो कहाँ से लोग आए, यकीनन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब चीज जाहिर हो जाएगी। ये पॉलिटिकल कतई कनाइवेंस वो नहीं है कि हम इसको कोई पॉलिटिकल उसको एंगल को लेकर और उनको जुडिशियल कमेटी बना रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो हम बना देंगे? ना, आपके लिए तो नहीं कह रहे। लवाहिकीन अगर मुझे गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देंगे, हम हाई कोर्ट में लिख देंगे। ठीक है, भाई आप जुडिशियल कमीशन बना दें। ठीक है ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ओके, थैंक यू। ये है का इशू शेल्व हो गया है इस वक्त, इस किस्म के मुजाहिरे। इनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो था कि जी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कि आप अगर दे रहे हैं ज़मीन सिंध में, पानी कहाँ से आएगा, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, दीगर मिसगिविंग्स हैं उनकी, ये कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियरली काफ़ी बड़ा हो गया, फैल गया, वायलेंस हो गया, जाने चली गई। और अगर जिस तरह ये कह रहे हैं, अगर जुडिशियल कमीशन बनाते हैं तो अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वरना इल्जाम तराशी चलती रहेगी। जिस तरह वो आग लगी हुई थी, ये कोई रैंडम नहीं है कि किसी ने माचिस फेंक दी है, बाकायदा आग लगाई गई। मोरो का 9 मई। चलें, हम यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो चलेंगे गजा और बात करेंगे इजरायली मजालिम की। वेलकम बैक। एक बार फिर गजा में जंगबंदी की बात हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमास का कहना है कि उन्होंने जंगबंदी के शराइत को कबूल कर दिया है, लेकिन ट्रंप के मावन खसूसी से अभी ये खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमास ने रिजेक्ट किया है लेकिन इजराइल ने सीज़ फायर पर हाँ कर दी है। तो एक बार फिर और ये कहानी हमने कोई मेरा ख्याल है कि कई दर्जन बार सुन ली है। जब तक जंग बंद नहीं होगी तो समझें कि जंग बंदी की बात करना भी कभी कोई फ़ायदा नहीं है। और हो क्या रहा है इस वक्त गजा में कि कल रात सुबह के 1 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो जबालिया के इलाके में एक स्कूल है, जरजावी स्कूल, वहाँ पर आतिश फ़िज़ा बॉम्ब गिराए गए, इंसेंडियरी डिवाइसेस। पहले भी हमने कई बार देखा है और ये उस जगह पर गिराए गए और उस वक्त जब यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे सो रहे थे। पूरे ख़ानदान यहाँ से मिट गए हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। और जो ये है जो वहाँ पर जो हुआ है, और जो बचे कुचे गजा के सिविल डिफेंस के मेंबरान हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, आग की शिद्दत इतनी थी कि इनको रोका गया था अंदर जाने से। ये जो एक फायर फाइटर जा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे आंखों के सामने लोग जल रहे हैं, लोग पिघल रहे हैं, मैं कैसे रुक सकता हूं। तो ये अंदर घुस गए। ज़ाहिर है कि आप देख सकते हैं कि पाइप में पानी भी नहीं है, वो पीछे से चिल्ला रहा है कि किसी तरह से पानी ऑन करो। बिल आखिर कुछ हो जाता है और शायद इस तरह के बहादुर लोगों की वजह से एक लड़की वहां पर बच गई। आप उनको एक तस्वीर में देख सकते हैं कि हर जगह आग लगी हुई है। इसके सामने, इनकी आंखों के सामने इनकी वालदा, इनके 6 भाई बहन और जलकर राख हो गए। इनका नाम है वर्दा शेख खलील, 6 साल या 7 साल की उम्र है और ये सोल सर्वाइवर है जरजवी स्कूल की बॉम्बिंग की। इन पर क्या गुजरी है आप इनकी ज़बानी ही सुन लें। تخافيش تخافيش يا حبيبي تخافيش حبيبتي حبيبتي بنت بخير تقلبوها خلاص ورد علي الله يعوضك بخير الحمد لله عليكم معاكم ربطونا الصاروخ المدى شغلنا عدي
वर्दा के सिर्फ वालिद साहब ही बचे हैं और वो भी इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। हमें नहीं पता कि उनकी जान बचेगी या नहीं। वर्दा बच गई है लेकिन और पूरे ख़ानदान मिट गए हैं, जैसे कि आबिद रबू का ख़ानदान, और जिनके ख़ानदान के 19 लोग इसी आग में जलकर राख हो गए हैं। इस दोज़ख की आग में भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी कोई ना कोई मुआजिज़ा सामने आ ही जाता है। पिछले रोज़ एक गज़ा के खान यूनिस इलाके में घर पर बमबारी हुई और जो ये देख रहे हैं कि जो वालिद हैं उनको पता लगा है कि उनकी दोनों बेटियां बच गई और वो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी खुश है। कब तक बची हैं ये हम नहीं कह सकते। एक और नीम खुशखबरी, अगर आप इसको खुशखबरी समझना चाहें, पिछले हफ्ते इस बुजुर्ग की तस्वीर की वीडियो चलाई थी, आपको याद है, कह रहा था कि मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई खाना दिला दे। और क्योंकि ये माजूर हैं तो ये लाइन में भी नहीं घुस सकते, वहाँ पर जो हबड़ धबड़ है उसमें नहीं घुस सकते। किसी तरह लोगों ने जितना भी उनके पास खाना था, कुछ कबाब और कुछ रोटी इनके लिए इकट्ठा की है, तो कम से कम एक दिन के लिए इनका पेट भर जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग गज़ा में, आपको पता है, इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। ये तो ये अपने खाने की तलाश में हैं। और ये जो खातून हैं, इनकी सिर्फ एक फरियाद है सबसे कि मेरे 2 बेटों की लाशें यूरोपियन हस्पताल के करीब पड़ी हुई हैं, कोई वहाँ जाकर इनको बचा ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुत्ते इनकी लाशें खा जाएं। ये कह रही हैं। एक और जो बहुत ही खौफनाक खबर है कि डॉक्टर अला अल नजार, ये पीडियाट्रिशियन हैं नासिर हस्पताल की, और है तो पीडियाट्रिशियन लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि हर शख्स ही ट्रॉमा सर्जन या ट्रॉमा स्पेशलिस्ट बन गया है गज़ा में। कम अज़ कम हस्पताल के अमले का अगर मैं बात करूँ, और ये ड्यूटी पर थी जब लाशें आई इनके सामने, और वो बिल्कुल जल के राख आई हुई थी। 9 लाशें आई इनके सामने, और जब इन्होंने मतलब कफन को साइड पर किया और उनकी शक्लें देखी तो इनको पता लगा कि 8 इनके अपने बच्चे थे जो इसमें कत्ल हो गए हैं इजराइल की बमबारी में। फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, पता नहीं कैसे। इजराइल ज़ाहिर है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये चुन चुन कर हमला करते हैं। और बिलखसूस आपने, हमें ये तो बात अच्छी तरह से पता है कि जो गज़ा की हकीकत बयान कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फोरम्स पे या सोशल मीडिया पे, जैसे डॉक्टर रफ़त अल अरीर, खालिद नबहान जो थे, या फिर कोई भी सहाफ़ी गज़ा में, तो उनको ये निशाना बनाते हैं। और अभी हाल में ही पिछले रोज़ एक यूट्यूबर थी गज़ा में, यकीन हमाद उनका नाम था, और वो बहुत पॉपुलर थी, बड़ी वीडियोस बनाती थी, कभी कभी प्रेस जैकेट में भी आप देख सकते हैं पोज कर रही हैं। और इनकी मिशन जो इन्होंने बना ली थी नस्ल कुशी की स्टार्ट के बाद, कि मैं लोगों की हिम्मत अफजाई करूँगी, मैं उनके हौसले बुलंद रखूँगी। और एक उनकी वीडियो है जिसमें वो लोगों को दिखा रहे हैं कि आप गैस के बगैर भी कैसे खाना पका सकते हैं। इस तरह की हज़ारों वीडियोस हैं। और पिछले रोज़ इनको डायरेक्टली एक मिसाइल के साथ टारगेट करके कत्ल कर दिया। इनकी शायद उम्र 12 साल थी या 13 साल थी। ज़ाहिर है कि सिर्फ गोलियों और बम से नहीं मारा जा रहा, भूख से भी मारा जा रहा है। इस पर कई बार हमने बात की है। ये जो लड़की हैं, इनकी उम्र 2 साल की हैं, इनका नाम है मरियम। और ना सिर्फ ये भूख से मर रही हैं, क्योंकि भूख की वजह से क़ुव्वत मदाफ़त इनकी इतनी कम हो गई है कि इनको अब स्किन डिजीज़ वग़ैरह भी हो रही हैं। जो इमदाद पहुंच रही है गज़ा में, उसको जानबूझकर गज़ा के रेड जोन से गुजारा जा रहा है, जहां पर करीम अबू सलेम और अबू शहाब दो नाम हैं। ये वहाँ के जो लोकल गैंग लीडर्स हैं और इनका ताल्लुक दैश से भी है, यहाँ पर उनका कब्ज़ा है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुत्तहिदा अरब इमरात ने शदीद मजम्मत की है कि जी हमने ट्रक्स भेजे थे और इजराइल ने जानबूझकर इनके इलाकों से गुजारी है। और ये बाकायदा अब मिलिट्री चेक पोस्ट भी वहाँ पर मैन कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर इजरायली फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है।
और वहाँ पर ये ना सिर्फ लूट के रसद और फिर उसे इंतहाई मुंह मांगी कीमतों पे देते, ये ऐसा ही है। और अभी जब वहाँ पर जब ये लूट रहे थे एक ट्रक को, तो वहाँ पर मुकामी नौजवान पहुंचे, इनको रोकने की कोशिश की, और फिर वहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई। जाहिर है लुटेरों पर नहीं, लेकिन जो लूट मार को रोकने की कोशिश कर रहे थे उन पर। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त कम हुआ चाहता है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।